हेलो दोस्तों, पूर्ण ज्योतिष सीरीज़ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रश्न कुंडली सीरीज़ में मैं आगे बढ़ूंगा और हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग केसेस में जब हमारे पास अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, डिजीज़ से रिलेटेड केस आता है, मिसिंग पर्सन से रिलेटेड केस आता है, कोई थेफ्ट या चोरी से रिलेटेड केस आता है, कोर्ट केसेस से रिलेटेड केस आता है, तो केंद्र स्थानों की क्या उपयोगिता है या केंद्र स्थानों को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। प्रश्न कुंडली में जो केंद्र या क्वाड्रेंट है उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। हमें किन्हीं भी प्रश्नों का जवाब देना है तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस केंद्र से हमें किस टॉपिक पर क्या क्या देखना है। तो आज मैं जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द केंद्र स्थान और व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द फोर केंद्रस। चार केंद्र किन किन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं अलग अलग तरह के केसेस में। तो केंद्र स्थान हमें मालूम है कि हमारा पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर केंद्र स्थान होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुंडली ली हुई है, इसके अंदर साइन भी डाले हुए हैं, मगर ये केंद्र स्थान है, ये आपका पहला केंद्र स्थान है, ये आपका 4th हाउस है, ये केंद्र स्थान है, 7th हाउस केंद्र स्थान है और 10th हाउस केंद्र स्थान है। जो एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी जानते हैं वो तो उन्हें मालूम ही है, और जो यदि मेरी प्रश्न की सीरीज़ यदि बगैर एस्ट्रोलॉजी जाने हुए भी देखना चाहते हैं तो वो भी इससे सीख सकते हैं। हमारे पास जनरली प्रश्न कुंडली देखने वाले एस्ट्रोलॉजर्स के पास 4 या 5 तरह की मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। या तो कोई नेटिव बीमार है तो उसके रिलेटिव्स आएंगे हमारे पास, या वो खुद आएगा कि मेरी ये डिजीज़ ठीक होगी या नहीं। दूसरा, किसी पर्सन का कोई सामान खो गया है या कोई पर्सन खो गया है, तो पर्सन खो गया है तो उसके रिलेटिव्स या पेरेंट्स, फ्रेंड्स आएंगे आपके पास कि भाई ये पर्सन खो गया है, तो वो सब कुछ पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, और बहुत सारे लोग फिर एस्ट्रोलॉजर के पास भी आते हैं कि बताइए कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ पर है। फिर हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके की कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, कोई सुनवाई हो रही होती है या फैसला आने वाला होता है, जमानत से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें मालूम होगा। और चोरी से रिलेटेड केसेस आते हैं, मेनली ये 4 तरीके के केसेस आते हैं। तो इन चारों तरीके के केसेस में, बाकी केसेस में हमने केंद्र स्थानों की उपयोगिता मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है आपको कि 4th हाउस से हम क्या देखते हैं, 7th हाउस से हम क्या देखते हैं, 10th हाउस से क्या देखते हैं, 4th हाउस से हम राइज एंड फॉल देखते हैं, 10th हाउस से हम देखते हैं कोई अब्रॉड जाएगा या नहीं, 7th हाउस से और भी कोई भी उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी या नहीं, ये सब देखते हैं। अब जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो 4 चीज़ों की बात करूँगा। सबसे पहले डिजीज़ यदि आपको देखनी है तो डिजीज़ के केस में जो 4 केंद्र स्थान है उनमें आपका लग्न या फर्स्ट हाउस ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डी डॉक्टर। 4th हाउस ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कैसा इलाज चल रहा है। 7th हाउस बीमारी या डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और 10th हाउस पेशेंट को रिप्रेजेंट करता है, मरीज को खुद को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम इंडिविजुअल केसेस आगे इस सीरीज़ में बढ़ते जाएंगे, तो मैं बताता जाऊंगा कि किस तरीके से हमें डिजीज़ को देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डॉक्टर आपका फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है और डिजीज़ बीमारी 7वें घर को रिप्रेजेंट करती है। इलाज जो होगा, ट्रीटमेंट, वो 4th हाउस बताता है, और पेशेंट बीमार जो है वो आपका 10th हाउस बताता है इन केस ऑफ डिजीज़। अब यदि ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू मिसिंग पर्सन, कोई पर्सन खो गया है, तो मिसिंग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है केंद्र हाउसेज में, मिसिंग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है आपका पर्सन हिमसेल्फ, फर्स्ट हाउस। फिर उसकी वेल बीइंग, वो ठीक है या नहीं, उसकी कंडीशन किस तरीके की है, वो आपको पता चलेगी 4th हाउस से। कंडीशन या वेल बीइंग जिसे हम बोलते हैं कि वो नेटिव ठीक है या नहीं, तो वो हम 4th हाउस से देखेंगे। पर्सन देखना है तो हम लग्न से देखेंगे। इसी तरीके से वो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया हुआ है, किस रास्ते से वो कहीं गया है या मिस हुआ है, उसके लिए हम 7th हाउस देखते हैं।
तो यदि कोई मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन के केस में केंद्र स्थानों की जो इंपॉर्टेंस है, लग्न से पर्सन को देखेंगे, उसका वेल बीइंग देखना है तो 4th हाउस देखेंगे, और वो किस पाथ से गया है वो हम 7th हाउस देखेंगे। जो स्टूडेंट आचार्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम में ये क्लियर कट आएगा, एज इट इज़ आएगा कि डिजीज़ के केस में कौन सा केंद्र स्थान किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो ये उनके भी काम की चीज़ है, और जो लोग इसको प्रश्न कुंडली देखकर एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उनके ये काम आएगा कि हमें किस हाउस से क्या देखना है। अब तीसरी बात आती है कोर्ट केसेस में। तो हमारे पास कोर्ट के केसेस के बहुत सारे नेटिव आते हैं क्वेरीज लेकर। तो कोर्ट केस के केस में जो फर्स्ट हाउस है वो क्वेरिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेरिस्ट मतलब जो आपके पास प्रश्न लेकर आया है उसे रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी जानकारी आपसे लेने चाहता है क्वेरिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो 7th हाउस है वो अपोजिट पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अगेंस्ट वो केस लड़ रहा है। अपोजिट पार्टी गवर्नमेंट भी हो सकती है, अपोजिट पार्टी कोई नेबर भी हो सकता है, कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो क्वेरिस्ट है जिसका प्रश्न है वो तो रिप्रेजेंट करेगा लग्न को, और जो अपोजिट पार्टी है आपके पोजीशन में जो कोर्ट केस में गई हुई है वो आपके 7th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। 4th हाउस जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जजमेंट फैसला क्या आने वाला है वो आपका 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और जज को रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस। जज को 10th हाउस, न्यायाधीश को 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो कोर्ट केसेस के केस में लग्न मतलब क्वेरिस्ट, 7th हाउस उसका जो अपोजिशन में जो भी है अपोनेंट, और 4th हाउस का मतलब आपका जजमेंट हो गया, क्या फैसला है आपके हक में गया अगेंस्ट में गया, वो हम 4th हाउस से देखेंगे। और 10th हाउस से हम देखेंगे कि जज न्यायाधीश को हम 10th हाउस से देखते हैं। तो कोर्ट केसेस के केस में इस तरीके से केंद्र स्थानों का हम एनालिसिस करेंगे। अब आता है नेक्स्ट केस, थेफ्ट। यदि चोरी हो गई है तो चोरी के केस में फर्दर कोई न कोई हमारे पास आएगा, तो वो एक पर्सन लेकर आएगा कि भाई मेरे यहाँ पे चोरी हुई है। चोर तो आएगा नहीं, जनरली वही आएगा जिसके यहाँ पे चोरी हुई है, तो उसे हम क्वेरिस्ट बोलते हैं। जो भी क्वेश्चन लेकर हमारे पास आता है, प्रश्न लेकर हमारे पास आता है, वो क्वेरिस्ट हो गया। तो क्वेरिस्ट यहाँ पे भी लाइक आपका कोर्ट केसेस में क्वेरिस्ट आपका लग्न रिप्रेजेंट करता है। थेफ्ट या चोरी के केस में भी क्वेरिस्ट आपका फरियादी हो गया एक तरीके से। जो भी हमारे पास प्रश्न लेकर आया है, जानकारी जानने के लिए आया है, वो उसको लग्न रिप्रेजेंट करेगा। और चोर जो होगा, थीफ, वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेरिस्ट आपका लग्न हो गया और चोर हो गया 7th हाउस। क्या प्रॉपर्टी चोरी हुई है वो हम देखेंगे 4th हाउस से। स्टोलन प्रॉपर्टी या चोरी किया हुआ सामान 4th हाउस से देखा जाएगा। और पुलिस और अथॉरिटी जिसके पास हम कंप्लेंट करेंगे वो आपका 10th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम चोरी के केस में चारों केंद्र स्थानों की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। अब मैं इसमें फर्दर आगे बढ़ूंगा, और अभी मैंने बताया कि केंद्र स्थानों की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके के प्रश्न हैं। ये 4 तरह की मैंने अभी क्वेरीज बताई, जिसमें आपके पास आएंगी कि डिजीज से रिलेटेड क्वेरी आएगी, मिसिंग पर्सन से रिलेटेड क्वेरी आएगी, कोर्ट केसेस से रिलेटेड आएगी, थेफ्ट से रिलेटेड आएगी। इनको हम किसी की जन्म कुंडली से तो देख नहीं सकते, ये प्रश्न कुंडली से ही देखना है। अब हमारे पास मैं 1 by 1 सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं कार्य सिद्धि से रिलेटेड प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा कि कोई भी नेटिव आता है वो अपना कोई भी काम लेकर आता है। जैसे वो इंटरव्यू देने गया कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम में गया मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, कोई स्पोर्ट टीम का सिलेक्शन है वो आपके पास आ गया कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कोई टेंडर निकल रहा है और वो आ गया आपके पास कि टेंडर मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, किसी ऑफिस में किसी काम से गया, अपनी बेटी के लिए कोई भी लड़का देखने गया या लड़की देखने गया बेटे के लिए, तो वहाँ पे उसकी बात बनेगी या नहीं बनेगी, इसे हम बोलते हैं कार्य सिद्धि। तो किसी भी तरीके की कार्य सिद्धि के लिए मैं यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, नोटबुक, और आप उन्हें नोट करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है लग्न कार्य सिद्धि के केस में। लग्न मीन्स ये वाला हाउस, तो इसे हम सबसे पहले देखेंगे। कॉम्बिनेशन आप नोट करते जाइए। कार्य सिद्धि में लग्न फेवरेबल होना बहुत जरूरी है, और फेवरेबल लग्न मानी जाती है शीर्षोदय लग्न। आपकी 3 तरह की राशियां होती हैं, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, और एक दोनों तरफ से जो राइज करती है आपकी उभयोदय जिन्हें बोलते हैं। तो शीर्षोदय राशियां जो होती हैं वो होती हैं आपकी 5, 6, 7, 8 और 3, 11। आप इसे नोट कर लें। 5, 6, 7, 8 ये राशियां हैं। हाउसेस से नहीं मतलब इसका,
और 3-11 इन्हें हम शीर्षोदय राशियाँ बोलते हैं। 12 को हटाकर रिमेनिंग सारी राशियाँ आपकी पृष्ठोदय राशियाँ होती हैं। तो कार्य सिद्धि के लिए जब भी कोई नेगेटिव आया, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे उसकी लग्न। यदि लग्न शीर्षोदय लग्न है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं 9 पॉइंट बताऊंगा, 9 के 9 पॉइंट नहीं मिलते कभी भी, 3-4 पॉइंट मिलते हैं, और एज इट इज़ कभी भी पॉइंट नहीं मिलते जैसे बताए जाते हैं। आपको अपना माइंड लगाना है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ज़्यादातर बातें यदि आपकी फेवरेबल है तो आप कहेंगे काम हो जाएगा, और फेवरेबल नहीं है तो आप कहेंगे काम नहीं होगा। तो सबसे पहला फेवरेबल पॉइंट होता है शीर्षोदय लग्न राइज होनी चाहिए। तो शीर्षोदय लग्न राइज हो रही है तो आप एकदम से नहीं कह देंगे नहीं काम हो जाएगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि फेवरेबल है, काम होने के चांसेस हो गए, एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया। और पृष्ठोदय लग्न है तो नेगेटिव आ गया, मगर दोनों केसेस में आउटराइटली ये नहीं कह देंगे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब दूसरा देखना है आपको इसके वर्ग चार्ट, डिविजनल चार्ट जिन्हें हम बोलते हैं। डिविजनल चार्ट की भी लग्न देखनी है। आप 1, 2, 5, 6 चार्ट की लग्न देख सकते हो, कम से कम नवांश चार्ट की लग्न तो आपको देखनी है D9 की। वो आपकी शुभ ग्रहों की लग्न है। शुभ ग्रह मतलब बुध, बृहस्पति और शुक्र, या जिसे हम कहेंगे मरकरी, जुपिटर या वीनस की लग्न है। 3, 6, 9, 12 या 2, 7 लग्न वहाँ पे राइज हो रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कार्य सिद्धि के लिए। तो शीर्षोदय लग्न इन द प्रश्न कुंडली और डिविजनल चार्ट के अंदर आपकी शुभ ग्रहों की लग्न है, तो वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। ये 2 पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट हो गए, ये राशि से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट भी राशि से रिलेटेड है। बेनिफिक मतलब शुभ ग्रह हो यदि ह्यूमन साइन में, ह्यूमन साइन होते हैं 3, 6, 7, 11 जिन्हें द्विपद बोलते हैं। द्विपद जो भी साइन है ये ह्यूमन साइन होते हैं, 3, 6, 7 और 11। ये राशियां आपकी द्विपद राशियां या ह्यूमन साइन कहलाती हैं। इन राशियों के अंदर यदि आपके शुभ ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट लाइक जुपिटर, वीनस या बेनिफिक मरकरी बैठा हुआ हो, बेनिफिक मून बैठा हुआ हो, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो तीसरे 3 पॉजिटिव पॉइंट बता दिए। शीर्षोदय लग्न राइज कर रही हो, आपके डिविजनल चार्ट या वर्ग चार्ट की लग्न शुभ ग्रहों की हो, और तीसरा आपका जो ह्यूमन साइन या द्विपद राशि है उसके अंदर बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो, ये भी आपका कार्य सिद्धि योग बनाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मैंने बताया राशियों से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम लग्न लॉर्ड और चंद्रमा। लग्न लॉर्ड और चंद्रमा यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हों, लग्न का लॉर्ड प्रश्न कुंडली की लग्न का लॉर्ड, और चंद्रमा यदि केंद्र त्रिकोण मतलब 1, 4, 7, 10 हाउसेस या 5, 9 हाउसेस में बैठे हैं, तो वो भी आपका पॉजिटिव होगा। तो अब हम लग्न लॉर्ड को देखेंगे चौथे नंबर पे, और चंद्रमा को देखेंगे। यदि वो इन हाउसेज में बैठा है तो आप उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, प्लस कंसीडर करेंगे। इनमें नहीं है तो उसको आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। 5वां पॉइंट अब हम देखेंगे, लग्न जो है वो यदि एक उसको उसका स्वामी मतलब लग्न लॉर्ड या तो एस्पेक्ट कर रहा है या बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है या उसमें प्लेस्ड है, मतलब आपको लग्न को इंडिकेट करना है, लग्न को देखना है। तो लग्न का स्वामी यदि लग्न में बैठा है या इसे एस्पेक्ट कर रहा है, या कोई बेनिफिक शुभ ग्रह लग्न में बैठा है या उसे एस्पेक्ट कर रहा है, यह भी कार्य सिद्धि को इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको पॉइंट ही नहीं देना है। ये 9 पॉइंट आपको चेक करने हैं। शीर्षोदय लग्न राइज कर रही है, डिविजनल चार्ट की लग्न आपकी बेनिफिक प्लैनेट की है। थर्ड वन जो आपके ह्यूमन साइन के अंदर बेनिफिक है, और आपका लग्न लॉर्ड और चंद्रमा आपके केंद्र या त्रिकोण में है। और अगला आपका जो लग्न का लॉर्ड या बेनिफिक या शुभ ग्रह देख रहे हैं या वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 5वां कॉम्बिनेशन है। छठा कॉम्बिनेशन शुभ ग्रह केंद्रीय त्रिकोण में हो। अब छठे कॉम्बिनेशन में शुभ ग्रह केंद्रीय त्रिकोण में हो गए। पहले हमने बताया था लग्न लॉर्ड और चंद्रमा, अब शुभ ग्रह केंद्रीय त्रिकोण में हो, और 8th हाउस के अंदर अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। मतलब केंद्र और त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह और 8th में अशुभ हो गया तो वो आपका नेगेट कर देगा, तो वो ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। कार्य सिद्धि होगी नहीं होगी आप कुछ नहीं कह सकते। तो बेनिफिक इन केंद्र एंड ट्राइन एंड नो मेलिफिक इन 8th हाउस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इससे आगे बढ़ता हुआ, अब बेनिफिक तो केंद्र में हो, ट्राइन में हो, और मेलिफिक 3, 6, 11 में हो।
और सेकंड और 12th हाउस आपका किसी भी मैलिफिक इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। ये हर एक केस में आप देख सकते हो। ओथ टेकिंग सेरेमनी का भी जब आप निकाल रहे हो मुहूर्त, उसमें भी हमने देखना है कि बेनिफिक इन द केंद्र एंड ट्राइन, मेलिफिक इन 3, 6, 11 और 2 और 12वें हाउस के अंदर कोई भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो भी कार्य सिद्धि योग है। 8th पॉइंट जो है आपका, ये हाउसेज से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। 3rd, 5th, 7th और 11th हाउस में यदि बेनिफिक प्लेनेट हो, 3रा, 5वां, 7वां और 11वें घर में बेनिफिक प्लेनेट है, वो भी पॉजिटिव पॉइंट होगा। एंड 9th एंड लास्ट वन, बेनिफिक प्लेनेट इन 11th हाउस। 11th हाउस में बेनिफिक प्लेनेट हो, स्ट्रॉन्ग मेलिफिक है, वो भी यहाँ पे ठीक रहेगा। 11th हाउस के अंदर ध्यान रखना है। मैनी प्लैनेट्स हो 11th हाउस में तो वो भी कार्य सिद्धि को इंडिकेट करते हैं। अब आपने क्या करना है, कार्य सिद्धि देखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इनको लिख देंगे जो मैंने पॉइंट बताए, मगर एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको इन सभी 9 पॉइंट को देखना है। इनमें से कितने पॉइंट आपके फेवरेबल हैं और कितने फेवरेबल नहीं है, उसके बेसिस पे हमको एनालिसिस करना है। सभी के सभी पॉइंट किसी भी चार्ट में एज इट इज़ नहीं मिलने वाले हैं। जैसे शीर्षोदय लग्न राइज है, ये आपको प्लस मिलेगा, दोनों में से होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से वर्क चार्ट में आप देखोगे कई सारे, तो किसी की बेनिफिक की होगी, किसी की मेलिफिक की होगी। तो अब आपको ओवरऑल ये देखना है कि भाई ज़्यादातर चार्ट्स की यदि लग्न बेनिफिक की है तो वो पॉजिटिव है। ऐसे ही आपका लाइक ह्यूमन साइन है 3, 6, 7, 11, तो सभी के सब में शुभ होना जरूरी नहीं है, किसी में अशुभ भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपको रिजल्ट देखना है कि एक शुभ बैठा है, एक अशुभ बैठा हुआ है, तो आपका वो एक दूसरे को नेगेट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम इसको एक एज ए न्यूट्रल कंसीडर करके चलेंगे। लग्न लॉर्ड और चंद्रमा की स्थिति साफ साफ देखी जा सकती है। यदि वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही लग्न को यदि बेनिफिक देख रहा है और उसका लॉर्ड देख रहा है तो पॉजिटिव हो गया, मगर मेलिफिक देख रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को इकट्ठा करना है। तो यदि पॉजिटिव पॉइंट यदि डोमिनेंट है तो उसके जितने ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हैं उतने ही ज़्यादा कार्य सिद्धि के योग बनते हैं, और जितने कम पॉजिटिव पॉइंट हैं उतने ही कम कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। आई होप आपको कार्य सिद्धि से रिलेटेड ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड यदि कोई भी रेमेडीज़ की जानकारी लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। रेमेडीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, और वो भी मंत्र रिलेटेड रेमेडीज़ होते हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी पूरी तरीके से। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।